अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पिछले 10 सालों में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो रूटीन के क्वेश्चन हैं वो तो तकरीबन हर बंदा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो ईज़िली अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन ये वो अनकन्वेंशनल और बेसिकली अनऑर्थोडॉक्स टाइप के टॉपिक हैं कि अगर ये आपके पेपर में आ जाता है तो आप ख़ास तौर पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे लेके जाते हो कि मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन लाजमी सूरत में अटेम्प्ट करना है। तो ये वो 3-4 ऐसी कंडीशंस होती हैं कि मैंने इस वीडियो में तीनों चारों कंडीशंस के क्वेश्चन कंसिडर किए हैं और कोशिश की है कि मैं एक वीडियो के अंदर ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है सबको कवर कर लूँ। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है ये 2012 रेगुलर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। आप अब चाहो तो अपने 10 ईयर खोलो, 10 ईयर में आपको ये सवाल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बी 2012 रेगुलर, इसमें आपको क्या बोला हुआ है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका बाकी सारे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं जिसमें वो आपसे एंडिंग इन्वेंट्री का पूछ रहा होता है। मैं आपको सीधा बॉटम लाइन बताता हूँ एंडिंग इन्वेंट्री का क्यों पूछ रहा होता है। बेसिकली एक सिनेरियो दिया है उसने और लिखा है इसने ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 10 2011 अप्रैल 10 को की सुबह फायर डिस्ट्रॉयड द इंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन द स्टोर। एक आग लगी जिसने तमाम मर्चेंडाइज जो स्टोर में रखी हुई थी उनको सबको लपेट में ले लिया और जिसकी वजह से सारी इन्वेंट्री आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, सही तबाह हो गई। द मर्चेंडाइज वॉज अनइंश्योर्ड और मर्चेंडाइज जो है वो इंश्योर्ड भी नहीं थी, ठीक है, क्लेम भी नहीं किया जा सकता। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल, आपके पास एक मुख्तसर सा डाटा दिया हुआ है, उसकी मदद से आपने क्या मालूम करना है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ भी है कि रिकॉर्ड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक बात याद रखिएगा कि जो माल आपने तैयार किया उस माल को का कुछ हिस्सा आपने बेच दिया, जो हिस्सा आपने बेच दिया वो बेसिकली आपका सेल्स बनेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन जो हिस्सा आपने इन्वेंट्री का नहीं बेचा, ये बात याद रखिएगा कि वो हिस्सा आपका एंडिंग इन्वेंट्री का हिस्सा कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखना है आपको कि इन्वेंट्री दो हिस्सों पे टूटती है, एक हिस्सा आपका बिक जाता है, दूसरा हिस्सा आपका बच जाता है। क्योंकि टोटल माल फ़र्ज़ करिए आपने 100 यूनिट तैयार किया, 100 यूनिट में से अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ तो दूसरी बात आपने खुद एज्यूम कर लेनी है। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि 70 यूनिट बिक गए तो आप बोलेंगे 30 यूनिट बच गए, सही। इसी तरह मैं आपको बोलता हूँ कि 30 यूनिट बच गए तो लाजमी सी बात है अल्टीमेटली आपने ये बोलना है कि 70 यूनिट बिक गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखना है आपने कि एक हिस्सा वो आपको बताता है, दूसरा हिस्सा आपने खुद मालूम कर लेना होता है। क्योंकि ये दो ही हिस्सों में टूटता है। जो माल तैयार हो गया अब या तो वो बिकेगा, सारा का सारा बिक गया तो इन्वेंट्री आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अगर सारा नहीं बिका तो ये बात याद रखिएगा जो बची हुई इन्वेंट्री है वही आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सवाल दिया हुआ है इसमें उसने मार्च की ये सेल दी हुई है, उसने इन्वेंट्री दी हुई है, उसने ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस दिया हुआ है। हर बच्चे को पता होगा कि परचेजेस और इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ऐड होती है तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। और 90% बच्चों को एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि सेल्स की अमाउंट भी दो हिस्सों में बढ़ती है। एक हिस्सा सेल्स का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का होता है यानी मुनाफे का होता है, दूसरा हिस्सा जो है वो कॉस्ट का होता है, ठीक है। कोई भी इवन एक आप पेन भी ख़रीद रहे हो ना बेटा, आप रूटीन में ख़ास तौर पे अकाउंट्स के बच्चे प्रैक्टिस के लिए पेन, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी सप्लाईज़ जो हैं वो ख़रीदते होंगे। अब जब वो ख़रीदते होंगे तो उनको भी एक बात का अंदाज़ा है कि जिस चीज़ को मैं परचेज़ कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट को मैं परचेज़ कर रहा हूँ उसके दो हिस्से हैं, एक बेचने वाले का मुनाफा, दूसरा बेचने वाले की कॉस्ट। यानी जो अगर एक पेन वो मुझे 20 रुपये का बेच रहा है तो वो 20 के 20 रुपये उसके जेब में नहीं जाएंगे एज अ प्रॉफिट, उसमें से कुछ हिस्सा उसका प्रॉफिट होगा, बाकी सारा हिस्सा उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। आ जाएं जी, अब यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है कि सेल्स का 25% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैं 2,16,000 का अगर 25% निकाल लूँगा तो सवाल ये बनता है कि 2,16,000 का 75% क्या होगा। तो उसी का जवाब आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि 2,16,000 का जो 75% होगा जनाबे वाला वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, ठीक है।
अब आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का ये है, मैं सवाल को भी सामने रखता हूँ और आपको इसके आंसर्स के स्टेप्स को भी सामने रखता हूँ, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और ईज़िली इसको कवर कर लो और बात को सही से समझना। थ्रू आउट इस वीडियो को देखना, जितने कॉम्प्लिकेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में मैं सारे कवर कर लूँगा। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को हर तरह की आसानी होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ये स्टेप्स याद कर लो, क्योंकि अगर आपको वो एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का देता है तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, पिछले 4-5 सालों में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये। लास्ट ईयर भी आपको 2021 समथिंग में नज़र आएगा, 21 में 20 में। तो समझने वाली बात यह है कि बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको नहीं छोड़ के जाइएगा। ये 5 से 6 स्टेप का सवाल है, लेकिन बड़ा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का है, गैर रिवायती सा सवाल है। तो बच्चा जो है वो समझता है ये तो बहुत कम आ रहा है यार। ये बात याद रखिएगा, जब पेपर कॉम्प्लिकेटेड बनता है तो इसी तरह के सवालों को कंसिडर किया जाता है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। और ये बात याद रखिएगा, 2021 तक का पेपर जब आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो ये हमेशा अपना हर साल अपना जो पेपर के स्टैंडर्ड्स हैं वो रेस कर रहा है, जिससे बच्चे को अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद पक्का करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा। सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में उसने आपको बताया हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 30,000 है, हमने 30,000 ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली। 30,000 के बाद आपको परचेजेस बताया हुआ है 1,89,000, दोनों को प्लस कर लोगे तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। देन आपने कॉस्टिंग माइनस करना है इसमें से। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेल्स का उसने आपको एक हिस्सा बता दिया कि सेल्स का 25% आपका, हर 100 रुपये में 25 रुपये आपका मुनाफा है, तो 75 रुपये आपका क्या होगा, कॉस्ट होगी। सिंपल है। तो आपने सेल्स की अमाउंट पे 25% निकाला, 54,000 आ गया। 2,16,000 पे आपका 54,000 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो बाकी जो बच जाएगा आपकी कॉस्ट हो जाएगी। जब आप अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे कि जो माल मैंने तैयार किया था टोटल वो 2,19,000 का था, उसमें से 1,62,000 का माल मैंने बेच दिया, तो पीछे क्या बचता है आपकी एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कितने की हो जाएगी, 57,000 रुपये की। यही वो इन्वेंट्री है जो बची हुई थी जब आपकी 10 अप्रैल 2011 की सुबह आग लगी थी। तो ये वो आपकी अमाउंट होगी जो डिस्ट्रॉय होगी फायर से। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 2016 रेगुलर का क्वेश्चन है। आपको जब गैर रिवायती सा सवाल देता है तो कुछ कभी एंडिंग इन्वेंट्री निकालने को दे देता है, तो कभी जनरल एंट्रीज बनाने को दे देता है, ख़ास तौर पे आपकी परपेचुअल सिस्टम से। अच्छा, परपेचुअल से क्यों देता है अभी आगे जाके आपको पता चलेगा। अच्छा, अगर आपको इसके इंट्रीज़ के फॉर्मेट हासिल करने हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज कोर अकाउंटिंग को सर्च करके आप हमारा एल्बम में जाके, मतलब मोर में जाइएगा, मोर के सेक्शन से आप एल्बम में जाके सारे पेजेस यानी जो हमने अपलोड किए हैं एल्बम बना के, वो सब आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एंट्रीज़ भी उनमें फॉर्मेट में मौजूद है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। डेप्रिसिएशन का भी टॉपिक है, इन्वेंट्री का भी टॉपिक है। फ़िलहाल मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इन्वेंट्री तक ही रहूँगा। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास 5 ट्रांजेक्शन दी गई हैं, 5 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हैं और 5 ट्रांजेक्शन्स को आपने जर्नलाइज करना है। पहला आपको दिया हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साइम ऑन अकाउंट 3 lakhs ऑन क्रेडिट, टर्म्स 2 for 10 none for 60, यानी अगर आपने 10 दिन में पैसा दे दिया तो 2% डिस्काउंट है। 60 दिन में आप पेमेंट कर सकते हो, डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये टर्म जब भी आती है तो ये वैसे ही इंडिकेट कर देती है कि आपने माल उधार में लिया है। ठीक है। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन उसने जो दी है वो दी है भाई, परचेज़ कर रहे हो आप मर्चेंडाइज साइम से उधार में 3 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर देते हैं भाई। बहुत आसान सा रिकॉर्ड होगा। अरे ये क्या, मर्चेंडाइज डेबिट कर रहा है। देखो बेटा, होता ये है कि जब भी आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है ना, तो उसमें मर्चेंडाइज के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। और साथ साथ इसकी दूसरी खूबसूरती यह है कि जब भी आप सेल करोगे तो उसकी कॉस्टिंग की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। ये 2 सबसे अहम टेक्निकल पॉइंट है। जब भी सेल करोगे तो उसकी कॉस्टिंग की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। जब भी माल खरीदोगे या बेचोगे, तो आपने मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड करना है, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेजेस के नाम से पीरियोडिक में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यही एक अहम टेक्निकल पॉइंट है। सही है। अच्छा, यही अगर पॉइंट आप समझ गए तो ये बात याद रखिएगा कि आपने सवाल को बहुत आसानी से समझ लिया। 2 चीज़ें हैं परपेचुअल और पीरियोडिक का फ़र्क। पहला, परपेचुअल में जब भी आप माल बेचोगे तो सेल्स की एंट्री के साथ साथ कॉस्टिंग भी एंट्री रिकॉर्ड करोगे। दूसरी चीज़,
आप जब भी माल खरीदोगे तो आप परचेजेस रिकॉर्ड करते हो पीरियोडिक में, परपेचुअल में आपने मर्चेंडाइज का वर्ड रिकॉर्ड करना है। तो जब आपने साइम से यहाँ पे माल खरीदा तो मर्चेंडाइज आपके पास आया, डेबिट हो गया, और अकाउंट्स पेबल आपका क्रेडिट हो गया। देन आपके पास आ जाएगा जनाबे वाला दूसरी चीज़ क्या है भाई, मर्चेंडाइज रिटर्न टू साइम। अब वही माल जो आपने ख़रीदा था वो वापस कर रहे हो, तो जिस तरह ख़रीदा था उसको पलट दो। आपने जब ख़रीदा था तो रिकॉर्ड किया था मर्चेंडाइज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अभी जब रिटर्न करोगे तो मर्चेंडाइज चला गया, वो क्रेडिट हो जाएगा और आपका क्या डेबिट हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल, क्योंकि वो उधार आपका 25,000 से कम हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे एंट्री। देन आपके पास आ जाएगा पेमेंट मेड टू साइन विद इन डिस्काउंट पीरियड। अब जो माल आपने उधार में लिया था उसकी पेमेंट आप सेटल डाउन करने के लिए जा रहे हो, पेमेंट करने के लिए जा रहे हो। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है जिस वजह से मैंने इस सवाल को प्रेफर किया और मैंने बोला कि मैं सबके साथ डिस्कस करूँ। 3 लाख का माल आपने ख़रीदा, 25,000 का आपने रिटर्न कर दिया। अब जब आपने ख़रीदा था तो वो उधार पे ख़रीदा था, ठीक है। 3 लाख में से इस वक्त कितना उधार आपने पे करना होगा ट्रांजैक्शन नंबर 3 में? तो लाजमी सी बात है ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपने 2,75,000 सेटल करना होगा। क्यों? क्योंकि 25,000 का माल तो आप रिटर्न कर चुके हो। तो जब आप पेमेंट करोगे तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा जब पे की जाती है तो डेबिट होती है, उसके अगेंस्ट जितना डिस्काउंट निकलेगा उसको क्रेडिट करोगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपए टू गुलाम नबी एट 40% अबव कॉस्ट। जो माल आपके पास उसने आपको कॉस्टिंग दे दी है सेल्स की, ठीक है। जो माल आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट आपको दे दिया है, सेलिंग प्राइस आपको नहीं दिया। ये बात याद रखना, सेल्स हमेशा 2 कंपोनेंट से बनता है। इससे ऊपर वाले सवाल में भी मैंने आपको बताया था और डिस्कस किया था कि सेल्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आपका अपनी कॉस्ट, जो पैसा आपने लगाया। हमेशा बोला जाता है, कारोबार में मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं 90% बच्चों को एक बात कहता हूँ कि कारोबारी पहले अपना पैसा लगाता है, बाद में वो मुनाफा कमाता है, ठीक है जी। तो पहले जो अपना पैसा लगाता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल वो बेच रहा है उसका पहले आपके पैसे से पहले उसका पैसा लगा हुआ है उस पर, उसके बाद वो उसके ऊपर मुनाफा रख रहा है, ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको उसने बोला हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे कि आपने सोल्ड कर दिया मर्चेंडाइज 2.5 लाख का, अबव कॉस्ट 40% है। तो सबसे पहले तो आप कॉस्टिंग की एंट्री बनाओगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम हो, जब भी आपके पास यहाँ पे गिवन है सवाल के अंदर मौजूद है कि भाई ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा, तो आपने 2 एंट्री पास करनी होगी सेल्स की। पहली एंट्री जो आप पास करोगे सेल्स की वो है नॉर्मल सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये क्या, ये तो 2.5 लाख का यार 3.5 लाख बन गया। तो बेटा उसका जवाब ये है कि आपने 40% अबव कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझाया जाता है कि 2.5 लाख का 140% निकाल लो। आप कितना निकाल लोगे आप? 140%, ठीक है जी। क्यों 140% निकाल लोगे 2.5 लाख का? 2.5 लाख का 140% इसलिए निकालोगे क्योंकि 140% में दोनों चीज़ें शामिल हो जाएगी, कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। वो 3.5 लाख बन जाएगा आपका। देन आपको इसकी कॉस्ट की एंट्री पास करने की, कॉस्ट की एंट्री बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज क्रेडिट, मर्चेंडाइज चला गया वो क्रेडिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका डेबिट हो जाएगा 2.5 लाख से। देन आपके पास आखिरी ट्रांजैक्शन नंबर 5, गुलाम नबी डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर रहा है। जो माल आपने बेचा था उसमें से 56,000 का माल वापस आ रहा है। जब 56,000 का माल बेचा हुआ माल वापस आएगा, जब बेची हुए माल पे आपने 2 एंट्री पास की थी तो रिटर्न हुए हुए माल पे भी 2 एंट्री ही पास करोगे। जिस तरह आपने 4A और 4B एंट्री पास की थी, इसको बिल्कुल पलट दो, रिवर्स कर दो। यानी आपका सेल्स क्रेडिट हुआ था 4A में और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, तो इसको पलट दोगे तो सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और देन आपका 4B था, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट, इसको पलट के मर्चेंडाइज डेबिट, मर्चेंडाइज आपके पास वापस आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। आपका 56,000 का माल था, 56,000 आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको आप तोड़ोगे, जब कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे इसमें से प्रॉफिट हटा दोगे, जब कॉस्ट की एंट्री पास कर रहे होगे, तो आपने 140% से इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 40,000 आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ आया होगा, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट में कोई इशू है, कोई सवाल है, तो आप मेरे नंबर 0323694176 पे कांटेक्ट करके मुझसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A में आपको 2015 प्राइवेट का सवाल है ये। इसमें आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एक सवाल दिया था
उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल बोला हुआ है उसने कि द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ अयान एंड को वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने की वजह से माल तबाह हो गया ऑन मई 4 2015। सेम क्वेश्चन है, सेम सिनेरियो है लाइक अबव, तो मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसको। आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है, परचेज दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ में फ़र्क आ रहा है, परचेज़ के साथ परचेज़ रिटर्न भी दे दिया, सेल्स के साथ सेल रिटर्न। तो ये बात याद रखिएगा, इसके सब कॉम्पोनेंट होते हैं। परचेज़ का सब कॉम्पोनेंट क्या होता है, आपका परचेज़ रिटर्न यानी काउंट्रा अकाउंट है इसका, और सेल्स का जो काउंट्रा अकाउंट है वो सेल्स रिटर्न है। तो दोनों को इनके अकाउंट में सेटल किया जाएगा। देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, देन आपने परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न माइनस किया, नेट परचेजेस आ गया, नेट परचेज लेस कर दिया, ऐड कर लिया मादरत के साथ, गलती से यहाँ पे माइनस का निशान लग गया है, माइनस लिख दिया गया, किया ऐड ही गया है। ठीक है, तो आंसर दुरुस्त है, सिर्फ ब्रैकेट लग गया है, उसको रिमूव करना होगा आपने। दोनों को ऐड कर लोगे तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। इसमें आपने सेल्स की अमाउंट लिखी, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस किया तो नेट सेल्स आ गई। नेट सेल्स में आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। हमेशा याद रखिएगा, नेट सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है। जो माल वापस आ जाए उस पर कोई मुनाफा रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसीलिए नेट सेल्स पे मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस कर दिया अवेलेबल फॉर सेल, तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। ये वो इन्वेंट्री है जो आग लगने की वजह से जल गई। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 4B में आपके पास बड़ा अहम सवाल दिया हुआ है। जब इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा है, कंप्लीट स्टेटमेंट करनी है आपको। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डैश दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना हो तो ये बात याद रखिएगा, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नीचे आपके आंसर्स भी मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेट इनकम या नेट लॉस आपने कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस आ जाएगा। देन आपका पॉइंट नंबर 2 में आपको उसने एंडिंग इन्वेंट्री पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये बात याद रखिएगा कि एंडिंग इन्वेंट्री एक ही सूरत में कैलकुलेट होती है। एंडिंग इन्वेंट्री उस वक्त कैलकुलेट होती है जब आपके पास नेट परचेजेस मौजूद हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद हो। परचेजेस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नेट इनकम नेट लॉस है तो वही आपका रिपीट होगा। सॉरी, पॉइंट नंबर 2 में आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम करना है। एंड आपको जब ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना होगा और एंडिंग इन्वेंट्री आ चुकी होगी और ये भी आ चुका होगा, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में नेट इनकम माइनस करोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। डन है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में आपको सेल्स दिया हुआ है 7 लाख रुपए और बिगनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 2,30,000 रुपये। परचेजेस मालूम करना है आपको, एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है। जितना माल आपके पास मौजूद है यानी बिगनिंग इन्वेंट्री, और जितना माल आपके पास महीने के शुरू में मौजूद था या साल के शुरू में मौजूद था और जितना आखिर में मौजूद है और उसमें से बिक गया, जो बिक गया और जो मौजूद है उसको प्लस करो, ओपनिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दो तो नेट परचेजेस आ जाता है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो माल बिक गया और जो माल बच गया, क्योंकि इन्वेंट्री 2 हिस्सों में टूटती है, बात मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। एक इन्वेंट्री वो है जो बिक गई, एक इन्वेंट्री वो है जो बच गई, दोनों को प्लस कर लो। प्लस करने के बाद आपने बिगनिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इस महीने आपने कितना या इस साल आपने कितना माल खरीदा है। नेक्स्ट आपका इसी का एंडिंग नेट इनकम है। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट इनकम आ जाएगा, इजी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है भाई बिगनिंग इन्वेंट्री मालूम करो। बिगनिंग इन्वेंट्री मालूम कर लेते, कोई मसला थोड़ी है। सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री मालूम करने से पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है भाई आपके पास, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बिगनिंग इन्वेंट्री कैसे मालूम करूंगा भाई मैं? बिगनिंग इन्वेंट्री आपका बहुत आसान है और वो आसान इस तरह से है कि ये वो कैलकुलेट करना आपने जो महीने के शुरू में या साल के शुरू में माल आपके पास था। आपको सीधा सीधा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपने जो आपके पास परचेजेस है उसमें से आपने एंडिंग इन्वेंट्री जो माल आपके पास बच गया है उसको माइनस कर दो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर दो तो आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। देन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो नेट इनकम आ जाएगा। देन आपको सेल्स मालूम करना है। सेल्स के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को प्लस कर लो तो सेल्स आ जाएगा। फिर आपको परचेजेस मालूम करना है। परचेजेस आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ ऊपर। परचेजेस मालूम करने का तरीका ये है कि जो माल बिक गया जो माल बच गया दोनों को प्लस करो, ओपनिंग इन्वेंट्री से माइनस कर दो तो परचेजेस आ जाता है आपके पास।
ये सारे आपके नॉर्मल कंप्यूटेशन से सवाल हैं। किसी सवाल में कोई इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है, हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर, हमारा पेज मिस शाकरा, हमारा चैनल मिस शाकरा वर्चुअल एकेडमी, हमारा पेज, सब कुछ मौजूद है। आप किसी भी कांटेक्ट करेंगे तो आपको जल्द अज जल्द जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। देन आपके पास आखिरी और सबसे अहम सवाल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में 2017 प्राइवेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एक ही आया हुआ है, यानी ये अपनी नस्ल का एक ही सवाल है जो पिछले 20-30 सालों में दिया हुआ है। इसको लाजमी करके जाना है। सवाल आसान है लेकिन सवाल तंग कर सकता है। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड राशिद एंड सन्स सोल्ड मर्चेंडाइज एट मार्केट रिटेल प्राइस 11,20,000 at the end of the period. Following data were available from its records. आपको जो दिया हुआ है वो कॉस्ट दिया हुआ है। हर इन्वेंट्री की दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी कीमत, जिस कीमत पे उसको बेचा जाएगा मार्केट में, दूसरी उसकी कॉस्ट। कॉस्ट आपको दिया हुआ है बिगनिंग इन्वेंट्री के 2,02,000 का माल था ओपनिंग इन्वेंट्री का, वो 3 लाख का बिका है। इसी तरह परचेजेस का आपका जो माल है वो 7,78,000 रुपये का, 11 लाख का वो बिकेगा रिटेल में। आपने दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये बात याद रखिएगा कि कॉस्ट पे बेचा तो नहीं जा सकता, इसलिए कॉस्ट हमेशा अवेलेबल फॉर सेल तक होता है। सिंपल स्टेप्स हैं। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड कर लिए, दोनों बोथ साइड, कॉस्टिंग भी और रिटेल साइड भी, और अवेलेबल फॉर सेल आ गया कॉस्ट का 9,80,000, रिटेल का आ गया 14 लाख। इस फिर देन रिटेल के कॉन्सेप्ट को आगे फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि उसके बाद तो प्रॉफिट है रिटेल में। आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं कि आप प्रॉफिट रखे बगैर माल बेच दोगे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि अवेलेबल फॉर सेल में से नेट सेल्स माइनस करना। अब सवाल ये बनेगा नेट सेल्स की अमाउंट कहाँ दी हुई, ये दिया हुआ आपको नेट सेल्स शुरू की 2 लाइनों में 11,20,000 रुपये। 11,20,000 रुपये आपने अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करना है तो आपके एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आ जाएगी। एंडिंग इन्वेंट्री की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ भी है, यूज़ रिटेल प्राइस मेथड टू एस्टिमेट द एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। सही है, कॉस्ट मालूम करना है मुझे एंडिंग इन्वेंट्री की। ये तो रिटेल प्राइस है एंडिंग इन्वेंट्री की, रिटेल प्राइस नहीं चाहिए। रिटेल प्राइस में दो चीज़ें शामिल होंगी, एक आपका रिटेल प्राइस बेसिकली आपकी सेल्स वाली एंडिंग, मतलब आपकी वो कीमत है जिस कीमत पे ये बिकेगा एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास, मेरा कितना पैसा लगा हुआ है एंडिंग इन्वेंट्री में वो मुझे मालूम करना है, मतलब कॉस्ट मालूम करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट प्राइस, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल एट रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों जो पैरेलल आपके पास मौजूद है डाटा अवेलेबल फॉर सेल, दोनों को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो पता चल जाएगा भाई कि आपकी कॉस्ट की कितनी परसेंटेज है अवेलेबल फॉर सेल तक। तो उसी को आपने एंडिंग इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आपको दी हुई 2,80,000, आपका 1,96,000 कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि एक पेन है, उसकी कीमत जो है वो 10 रुपये है रिटेल प्राइस। अब वो 10 रुपये में, ये बात याद रखिएगा कि पूरा का पूरा मुनाफा नहीं होगा दुकानदार का, पूरा का पूरा कॉस्ट नहीं होगा दुकानदार का। ये बात याद रखिएगा, वो 2 हिस्सों में टूटेगा, 2 रुपये प्रॉफिट होगा, 8 रुपये कॉस्ट होगी। इसी तरह उसके पास जो माल बचा हुआ है उसने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये माल कितने का बिकेगा, जो बचा हुआ माल मेरे पास मौजूद है ये कितने का बिकेगा। वो उसने कैलकुलेट किया तो उसको पता चला भाई 280 का बिकेगा। तो उसने बोला अच्छा ये तो मालूम करो ज़रा कि यार ये माल था कितने का एक्चुअल। तो मालूम किया तो पता चला भाई ये तो 196 का माल था। ये हैं दोनों एंडिंग इन्वेंट्री, लेकिन एक एंडिंग इन्वेंट्री आपकी रिटेल के कॉन्सेप्ट से है, दूसरी एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रही होगी। बेनिफिशियरी रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।